प्रीवियस क्लास ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे आज की क्लास में। आज हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट के साथ एसोसिएटेड नॉर्थ पोल साउथ पोल को अगर देखा जाए तो ये किया जाता है, इसे कन्वेंशन की लाइंस ऑफ फ्लक्स यहाँ से निकलते हैं, ऐसे करके आके इधर से घुसते हैं, है ना। नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल पे घुसते हैं। ये कन्वेंशन क्यों लिया गया? ये मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह जो है स्टडी किया गया बहुत विगरसली टुवर्ड्स 1850। 16th सेंचुरी में करीब करीब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एनालिसिस किया गया था, चार्जेस को और उनका नेचर को एनालिसिस किया गया था। वहाँ पे कन्वेंशन लिया गया था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम आउट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट इन ए नेगेटिव चार्ज। जब ये मैग्नेटिक फील्ड सामने आया तो इसको भी उसके साथ कंपेयर करके सोचने की कोशिश किया गया, सिमिलर टर्म्स को डिफाइन करने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी फील्ड लाइंस निकाले गए। तो पॉजिटिव चार्ज का एनालोगस क्वांटिटी नॉर्थ पोल लिया गया, नेगेटिव चार्ज का एनालोगस क्वांटिटी साउथ पोल लिया गया। कहा गया कि फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड रीचिंग द साउथ पोल थ्रू एक्सटर्नल मीडियम। लेकिन यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिस पर्टिकुलर फिगर हैज कम इन जेईई एडवांस से सम 6-7 years बिफोर। आपको समझना है कि हाउ वाज द फील्ड लाइंस। देखो कि यहाँ से तो निकला, ये एक्सटर्नल मीडियम से होते हुए यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, इट इज कंटिन्यूइंग, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इनसाइड द मैग्नेट। तो आप देखोगे द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स emanates from north pole and moves to south pole in external medium, then it moves from south pole to north pole through the magnet। में लिख दिया हूँ, ये मैग्नेट हो गया है, मैग्नेट को थोड़ा ठीक कर देते हैं, मैग्नेट लिख दिया हूँ ताकि आई कैन सेव योर टाइम, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं, साउथ पोल खत्म नहीं होते, बाहर मीडियम से साउथ पोल तक जाते हैं और फिर यहाँ से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं। 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, फॉर्म ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। तो जेईई एडवांस में क्या आया था, ऐसे 4 मैग्नेट का फिगर दे दिया था, किसी में नॉर्थ से साउथ लिया था, किसी में से साउथ से नॉर्थ लिया था, किसी में यहाँ पर लेके यहाँ पर खत्म कर दिया था, अंदर नहीं दिखाया था, ऐसे करके ऑप्शन दिया था। तो आपको समझ में आना चाहिए, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल थ्रू एक्सटर्नल मीडियम इट गोज टू द साउथ पोल, देन इट कंटिन्यूज। क्या जाता है फील्ड लाइंस। क्या है ये फील्ड लाइंस? मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी एक रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड है, कैसे पता करोगे? मान लो कि यहाँ पर एक मास रख देंगे, उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स आया। फील्ड का दूसरा नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मींस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किस लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है, किधर को एक्ट कर रहा है। कोई एक चार्ज रखा हुआ है, ये कोई एक चार्ज है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, आप यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज रख दो, देखो कि इसको इधर को रिपेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा है। सपोज यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई एक नेगेटिव चार्ज है, पूछा है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, आप एक छोटा सा चार्ज रख दो, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो आप कहोगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा है। समझ में आया क्या? फील्ड लाइंस का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे। कहीं भी अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे कोई एक नॉर्थ पोल को रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि फोर्स कैसे आ रहा है। यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखेंगे, ये रिपेल करेगा, यहाँ पे रखेंगे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे रखेंगे नॉर्थ पोल को तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। लेकिन तकलीफ ये है कि सर हमें नॉर्थ पोल कैसे मिलेगा? हम जानते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो नॉर्थ पोल लाएंगे तो साउथ में तो साउथ पोल फ्री रहेगा। ऐसा केस में कैसे करेंगे? हाउ टू कीप ए नॉर्थ पोल हियर?
तो हम क्या करते हैं, वी गो फॉर वेरी लॉन्ग मैग्नेट, इतना लंबा मैग्नेट लेते हैं कि उसका नॉर्थ पोल की जोन में साउथ पोल का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। फिर इसको ऐसे रखो, देखो फोर्स कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और ए मोनोपोल, यू गो फॉर लॉन्ग बार मैग्नेट्स। तो उसके ऊपर फोर्स कैसे आ रहा है पता चलेगा, क्योंकि साउथ पोल का इफेक्ट वहां पे नहीं रहेगा बहुत ज्यादा। अब लॉन्ग बार मैग्नेट्स लेके कैसे घूमेंगे, अरे घूमना क्या है, आप छोटा सा ही मैग्नेट ले लो, आप एक छोटा सा ही मैग्नेट ले लो, फिर आप एक सॉफ्ट आयरन की बार ले लो, सॉफ्ट आयरन की बार के पीछे इसको जोड़ दो, तो हो गया ना, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, जोड़ने के बाद साउथ पोल भाग गया, यहाँ पे आ गया, ये दोनों चिपक गए नॉर्थ साउथ बन के। सो यू कैन हैव स्टार लाइक, जैसे सेल्फी लेते हो ना वैसे ही करके अरेंजमेंट रहेगा, उसमें नॉर्थ पोल का ये सॉफ्ट आयरन का डंडा रहेगा, उसमें इधर से मैग्नेट डाल दिया तो दिखाओ नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करने लगा, थिंग्स बिकम सिंपल। हाँ, तो बात कर रहे थे कि कैसे प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली तो देख लेंगे, फिलहाल वो सब चीजों को मैं नहीं लिख रहा हूं। मैं क्या लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए नॉर्थ पोल एट ए पॉइंट, इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। कोई नॉर्थ पोल को रखेंगे कैसे फोर्स आएगा, जैसे सोचो कि मैं यहाँ पे कोई एक नॉर्थ पोल को रख रहा हूँ, ये कोई लंबा सा मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा होगा, तो आप कहोगे इधर से जाता हुआ फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है जैसे मैं दिखाया हूँ, गेटिंग लाइक दैट। नॉर्थ पोल को यहाँ पे रखो, ये जोर से खींचेगा, ये धीरे से रिपेल करेगा, रिजल्टेंट मान लो कि यहाँ पर रखेंगे नॉर्थ पोल रखेंगे, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल इसको जोर से खींचेगा, जबकि ये इसको धीरे से रिपेल करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इट विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द बिगर फोर्स, तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। सो व्हाट आई मीन टू से, टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, व्हाट यू हैव टू डू इज टू कीप ए small north pole and see how is the force experienced by it। वैसे करके अगर हम प्लॉट करते हैं फील्ड लाइंस को, तो हम देखेंगे the diagram satisfies this, the field lines are coming out from the north pole through external medium going to south pole, then through the magnet they are going from south pole to north pole। ठीक है, ये चीज जानना जरूरी है, डायग्राम को याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर क्लोज लूप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे ऑलवेज फॉर क्लोज लूप्स। नाउ हमें मालूम है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड बी, फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, फाई बाई ए। इफ एरिया ए से फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स जा रहा है तो फाई बाई ए, और डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन इज अलोंग विद टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स। मतलब अगर हम कहेंगे यहाँ पर ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, और ये सब चीजें हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, आप में से कुछ महान लोग होंगे जो भूल गए होंगे। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करना है तो एक छोटा सा एरिया ले लो डीए, और देखो कि इसके अंदर से क्या फ्लक्स जा रहा है। सपोज डी फाई इज द फ्लक्स पासिंग, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज डी फाई बाय डीए। ये वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, इट इज अलोंग द टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स, डी यहाँ पर ऐसा है, फॉरवर्डिंग टेंजेंट, ये हम लोग पहले से जानते हैं। कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, अगर हम सोचेंगे कि कोई परमानेंट मैग्नेट के चलते हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या करने वाले हैं, देखो तो पहला चीज आप ये फिगर को ध्यान से देखो, कहां पे बी सबसे ज्यादा है, नियर द पोल्स और एट द इक्वेटोरियल लाइन, नियर द पोल्स बी इज मोर। तो पहला चीज ऑब्जर्व हुआ हमारा कि बी therefore for a permanent magnet, for a permanent magnet for a permanent magnet B is maximum near poles। दूसरा क्या हुआ, B is minimum near equator
इक्वेटर किसको कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन इसको कहते हैं। ये हो गया लाइन इक्वेटर का, ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो और थोड़ा नीचे आ, यस, ये थोड़ा हो गया इक्वेटोरियल लाइन और ये हो गया एक्सियल लाइन। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, should not be any confusion। ओह चलो ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इसको क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। और ऐसा लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, जगह नहीं है लिखने के लिए, इतने में समझ लो। तो ये हो गया आपका एक्सियल लाइन। कौन सा? along the line joining north pole and south pole is called axial line and line perpendicular to this axial line is called equatorial line। तो B is minimum at the equator, क्योंकि यहाँ से निकलता हुआ फ्लक्स, यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है कुछ इधर से गया, कुछ इधर से गया, कुछ इधर से गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया चारों तरफ, जबकि यहाँ से सारा निकल रहा था तो यहाँ पर B ज्यादा था, इधर B सबसे कम है। सेम थिंग विल बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल्स में भी लिख रहा हूँ। अच्छा, एट इक्वेटोरियल लाइन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी? देखो तो डायरेक्शन ऑफ बी इज क्या है? ऐसा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्या आपको याद है प्रीवियस क्लास हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़े थे और इसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? वी रिप्रेजेंटिंग इट बाय ए वेक्टर लाइक दिस, है ना? यही था वो वेक्टर जिसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते थे। अब ये वेक्टर की केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन था समथिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये था मैग्नेटिक मोमेंट हमारा। तो B का डायरेक्शन क्या हो गया? ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये याद रखना है। एट इक्वेटोरियल लाइन डायरेक्शन ऑफ B इज ऑपोजिट टू that is from north to south pole। ठीक है, ये भी समझ में आया। लास्ट पॉइंट है इनसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए मैग्नेट? क्या कहोगे? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल? ये याद रखना है। इनसाइड ए मैग्नेट B is directed south pole to north pole। ठीक, अंदर B का डायरेक्शन ऐसा है, अंदर B का डायरेक्शन ऐसा है, बाहर कुछ ऐसा है। ये चीज हमें समझ में आ गया। अगर हम B को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे B is something like this inside, ये है B, ठीक है, और आउटसाइड इट इज लाइक दिस, ये है B। आउटसाइड हो गया नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड हो गया साउथ टू नॉर्थ। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया B। चलिए अब चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 3, कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट्स। अब हम मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कहता है कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट? लेट अस सी कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट। तो सिंपल है, देखो कूलम्ब नहीं निकाले थे कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेट्स में। कूलम्ब वाज नॉट द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस लॉ। और फिर ऐसा क्यों दिए? क्योंकि ये कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब तो एग्जिस्ट कर रहे थे 16th सेंचुरी में, ये निकला कब? 1850, बहुत ही रिसेंट है, 150 साल पुराना है, ज्यादा नहीं, 170 साल पुराना है। अभी तो आपका जो क्या 1850 हुआ तो 170 ही हुआ ना। हाँ, तो फिर सोचो, और जो सेमीकंडक्टर वगैरह अभी जो आप लोग यूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो 1935 में निकला, मतलब अभी भी 60-70 साल हुआ है। कितना चेंजेस आ गया देखो, है ना? तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। तो 16th सेंचुरी में कूलम्ब
साइंटिस्ट कूलम ने क्या किए थे, निकाले थे फोर्स का एक्सप्रेशन बिटवीन टू चार्जेस। ये उसका पूरा एनालॉगसली होने के कारण इस लॉ को भी कूलम्स लॉ कहा जाता है। समझ में आया? तो कूलम्स लॉ में आप जानते हो क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पर होगा क्या लिखेंगे, चार्ज के एनालॉगस क्वांटिटी है पोल, तो आपको होगी लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। हाँ, ये तो समझ में आता है, पोल्स अट्रैक्ट, कितना मस्त। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। थोड़ा सा यहाँ पे आओ, थोड़ा लिख देते और अच्छा होता। like poles repel and unlike poles attract each other with equal and opposite forces, that again using the concept of Newton's third law। अच्छा, ये उसको जितना जोर से खींचेगा या रिपेल करेगा, वो भी उसको उतने जोर से खींचेगा या रिपल्सन करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज गिवन बाय F proportional to m1 m2 by r square। so m1 m2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ। m1 m2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ। और जो आपका r स्क्वायर है, r क्या है? r is डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कूलम्स लॉ में भी आप ऐसा कुछ फॉर्मूला जानते थे, k q1 q2 by r square। that k for air was 9 into 10 power 9, but here the constant will be something different। क्या लिखे हम लोग यहाँ पर देखें कि जो फोर्स है, that force is given by F proportional to m1 m2 by r square। फिर m1 m2 क्या है? m1 m2 are the pole strengths, r is the distance between them। The constant of proportionality, गंगा constant of proportionality depends on the nature of medium between them, the poles। मतलब अगर आप दो मैग्नेट रखे हो, जो फोर्स हो रहा है, बीच में हाथ रख दोगे, मीडियम बदल गया, फोर्स विल बी डिफरेंट। कोई बुक रख दोगे, फोर्स विल बी डिफरेंट। खुला रखोगे, फोर्स विल बी डिफरेंट, है कि नहीं? तो डिपेंड करता है बीच में कौन सा मीडियम रखा है उसके ऊपर। For air between poles, the constant is 10 to the power minus 7। यहाँ लिख देते हैं the constant is 10 to the power minus 7। ये हो गया constant, कितना? 10 to the power minus 7।10 to the power minus 7। देखो कितना वीक है, स्मॉल वैल्यू। आपको याद होगा कि हम लोग जब देखे थे कूलम्स लॉ, the constant was 9 into 10 power 9। so constant itself is so large, the force becomes enormous। so magnetic force is a weak force as compared to electric force, and gravitational force सबसे वीक है, ठीक है। और जो कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, तो वो उनसे भी वीक है। एनीवे विल सी। तो
तो हमें समझ में आया कि फॉर टू पोल्स इन एयर अगर उनके बीच में डिस्टेंस r है तो क्या होगा, आप कहोगे कि ये मान लो कि ये कोई एक मैग्नेट है, सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मैग्नेट है और ये कोई एक दूसरा मैग्नेट है, इनके हर एक पोल के बीच में इंटरेक्शन तो हो ही रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और ये भी साउथ पोल है, तो साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन हो रहा होगा, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन हो रहा होगा, साउथ साउथ रिपल्शन हो रहा होगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन हो रहा होगा। किसी दो पोल के बीच में मैं डिस्टेंस को बताना चाहता हूँ, मान लो ये M1 है पोल स्ट्रेंथ, इसका M2, तो जो फोर्सेस आएंगे दे विल बी रिपल्सिव लाइक दिस, और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा कितना, अगर ये डिस्टेंस r है तो आप कहोगे F इज इक्वल टू K M1 M2 बाय r स्क्वायर, फिर K इज 10⁻⁻⁷। इनफैक्ट K क्या है बता देता हूँ, इट इज नॉट अननोन टू यू, μ0 बाय 2 पाई होता है, μ0 बाय 4 पाई होता है, सॉरी μ0 बाय 4 पाई, जिसका वैल्यू है 10⁻⁻⁷। किसके लिए, फॉर एयर ओनली। अगर इस मैग्नेट को ऑयल में डुबा के रखोगे, पानी में डुबा के रखोगे, थिंग्स विल बी डिफरेंट, बीच में कोई खड़ा हो जाएगा, फोर्स विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली जानकारी के लिए कि फोर्स ऐसे होता है। कोई बाई चांस पूछ भी लेगा तो क्या है, दो पोल दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, फोर्स निकालना, ठीक है। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, we shall go for the new definition for B। ये हमारा कौन सा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3 गया। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखने वाले हैं फील्ड स्ट्रेंथ B, जिसको आप कहते थे फाई बाई ए, इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से भी हम समझा सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B at any point in any point in a magnetic field is also given by the net force experienced by a unit north pole, unit north pole मतलब 1 Weber north pole, kept at that point। magnetic field strength B at any point in a magnetic field is also given by, also क्योंकि ये तो मालूम था, also given by the net force experienced by a unit north pole 1 Weber, unit north pole का मतलब 1 Weber north pole, kept at that point, ठीक है, kept at that point। तो यूनिट north pole that point कौन सा, जो पॉइंट में आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B एट एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट में जो चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं पूछूंगा कौन सा लड़का, मान लो कि ये पृथ्वी सरकार है, मैं बोल दूंगा जिसके सर पे मैं टोपी पहनाऊंगा वही लड़का। सर कौन सा वही लड़का, अरे कौन सा लड़का, जो लड़का पृथ्वी सरकार है उसके सर पे टोपी पहनाने वाला हूँ, समझ में आया ना ऐसे। तो ये थोड़ा फनी टाइप का हो गया, तुम लोग इसको शायद केयरफुली नहीं देखे तो पूछ लिए कौन सा पॉइंट एट दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो गिवन बाय द नेट फोर्स, कौन सा पॉइंट में, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट में, तो दैट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल केप्ट एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है,
और पता चला कि यहाँ पे भी कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है। ये दो मैग्नेट के चलते आपको पूछा गया है कि बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इट इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स मींस फोर्स इज ए वेक्टर। सोचो कि आप यहाँ पे कोई एक नॉर्थ पोल को रखे, दिस इज व्हाट इज ए 1 वेबर नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, देखो ये नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्सेस आ रहे हैं। ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, कॉल इट F1। ये नॉर्थ पोल इसको रिपेल करेगा, कॉल इट F2। ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, कॉल इट F3। और ये साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा, call it F4. Like this, there are several forces acting on these. ये नॉर्थ पोल, ये जो टेस्ट पोल है, प्रोब पोल है, उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे हैं। कौन कौन? F1, F2, F3, F4। ये सारा फोर्सेस का अगर हम निकालेंगे रिजल्टेंट, ये सारा फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालेंगे। कौन? ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये सारा फोर्स का रिजल्टेंट कुछ ऐसा निकलेगा। ये हो गया नेट फोर्स। जो नेट फोर्स हुआ यहाँ पे, इस नेट फोर्स को क्या कहेंगे? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। समझ में आया क्या? द नेट फोर्स इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर इस पॉइंट का नाम देते हैं P, तो नेट फोर्स इज नथिंग बट B एट पॉइंट P। आर यू गेटिंग? इट इज द B एट पॉइंट P। तो क्या पता चल गया? पता ये चला कि the net force experienced by a unit north pole at any point in a magnetic field gives you the magnetic field strength at that point. क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Yes. तो हमें पता चल गया कि B निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। कहीं भी आपको B निकालना है, just keep a north pole, 1 Weber north pole at that point and see what is the force. अच्छा, अगर ये चीज समझ में आया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? If a M Weber north pole kept at a point experiences a force F at a point P, suppose कहेंगे at a point P experiences a force F। ठीक है, अगर ऐसा एक फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स F, देन B at point P क्या होगा? एक तो एक वेक्टर है, B क्या होगा? M वेबर का पोल रखे तो फोर्स आया, M वेबर का नॉर्थ पोल रखे तो फोर्स आया F। B क्या है? फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल। 1 वेबर के रखे होते तो क्या फोर्स आता? F by M। डोंट से मास की एक्सीलरेशन हो जाएगा, ये पोल स्ट्रेंथ है तो क्या हो गया? न्यूटन पर वेबर। तो B का नया यूनिट आ गया, न्यूटन पर वेबर। वेबर का दूसरा यूनिट भी बताया था, एम्पियर मीटर। तो ये तो ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर वेबर भी लिख सकते हो। तो ये बाय डेफिनेशन सर क्यों हुआ? नहीं, ऐसे डिफाइन करेंगे। किसी जगह कितना स्ट्रेंथ है, जैसे कोई यूनिटरी फॉर्म में एप्पल का कॉस्ट कैसा है, आप नहीं बोलते हो कि 25 किलो 300 ग्राम का कॉस्ट कितना है, आप बोलते हो 1 kg का कॉस्ट कितना है। उससे पता चल जाता है कि कॉस्टली है कि सस्ता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है? हाँ, अगर 1 वेबर पोल रखेंगे इतना फोर्स आएगा, मतलब उससे आप अंदाजा लगा दो कितना स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली 1 वेबर नॉर्थ पोल रखने से जो फोर्स आएगा वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। देखो दोनों वहां से मिल रहा है, नेट फोर्स इज गिविंग यू द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। तो ये बात हुआ। इससे हमें ये भी समझ में आया कि अगर मैं निकालना चाहूंगा फॉर ए मैग्नेट, सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा है, सोचो ये कोई एक मैग्नेट है, चलो मानते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। इस नॉर्थ पोल से इसका पोल स्ट्रेंथ m है और यहाँ से कुछ मान लो कि ऐसा ये डिस्टेंस पे, यहाँ पे कितना दूर पे, एट डिस्टेंस r, हमें P पॉइंट रखा गया, पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द नॉर्थ पोल, ठीक है, ड्यू टू ए नॉर्थ पोल और ड्यू टू ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ m, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, वो चीज को हम नोट करेंगे। ध्यान रहे
ड्यू टू ए पोल ऑफ स्ट्रेंथ m, the magnetic field strength or magnetic field intensity at a distance r from it is given by, क्या होगा? आप लोग अगर समझदार हो तो फटाफट बता दो। हमें चाहिए यहां से आर डिस्टेंस पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किसके लिए? ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल, ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के चलते क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर। तो क्या है, हाउ यू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हियर? बाय जस्ट कीपिंग ए नॉर्थ पोल हियर, अनदर नॉर्थ पोल रखेंगे तो रिपल्सन करेगा, और वो जो रिपल्सन करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा? इट विल बी रिपेल्ड इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल रिपल्सन होगा तो ऐसा होगा, है ना, रिपेल। तो यहाँ पे जो B बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा। कितना बनेगा? 1 वेबर का नॉर्थ पोल रखे और हमें कूलम्ब्स लॉ आता है तो हम कहेंगे द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय क्या? इट इज इक्वल टू 10 to the power -7 इंटू म्यू m1 तो ये m है, दूसरा वाला 1 है, बाय r स्क्वायर। तो व्हाट यू फाइंड? You find that the magnetic strength or magnetic field intensity at a distance r from this pole is 10⁻⁷ into m by r square, where m is the pole strength। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पोल स्ट्रेंथ है। सो इट इज m by r square, थोड़ा सजा के लिखते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। 10⁻⁷ क्या हो गया? न्यूटन पर वेबर। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए मैग्नेट एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पोल। और क्या नोटिस किए? ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर को होगा। क्यों? क्योंकि यू आर कीपिंग ए नॉर्थ पोल हियर टू एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फील्ड। सो ड्यू टू ए नॉर्थ पोल दिस फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पोल। अच्छा, अगर इस साउथ पोल के लिए कितना होगा निकालेंगे तो फिर तो इसका पोल स्ट्रेंथ m है तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ m होगा। फिर हमें देखना पड़ेगा यहाँ से डिस्टेंस कितना है, बट डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स दी साउथ पोल, बिकॉज यहाँ पे हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड बाय कीपिंग ए नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे तो इसके चलते क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सो दिस विल प्रोड्यूस ए फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल, दिस विल प्रोड्यूस ए फील्ड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या पता चला? B is directed away from North Pole and towards South Pole। ठीक है, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड द साउथ पोल। स्टेटमेंट थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहा, ऐसे लिखते हैं B ड्यू टू ए नॉर्थ पोल इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, B ड्यू टू ए साउथ पोल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। पीपल विल इंटरप्रेट इट अदरवाइज, क्योंकि सेंटेंस का क्लैरिटी नहीं आ रहा है। B ड्यू टू ए नॉर्थ पोल is directed away from it। वैसे ये याद रखने में आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, क्यों बताओ? क्योंकि आप ये फिगर जानते हो। कौन सा? ये फिगर, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल के चलते जो हो रहा था, बी कैसे हो रहा था? अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल हो रहा था। टेंजेंट गिव्स यू द लाइंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स फील्ड, तो बी वाज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पोल, अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ये हम देख लिए थे। बी ड्यू टू ए नॉर्थ पोल इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड वाइस वर्सा। बाकी आप लोग समझदार हो, है ना? चलो, तो कोई एक मैग्नेट के चलते कितना पोल बनेगा, कितना पोल स्ट्रेंथ बनेगा, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हम क्या देख रहे थे? वी वर कंसीडरिंग द फील्ड स्ट्रेंथ B, ठीक है, दैट इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट अराउंड इट, ठीक है। अब कोई मैग्नेट को कोई फील्ड में रखेंगे तो कैसा होगा?
चलिए उस चीज को समझते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, on a permanent magnet. तो बिफोर वी गो फॉर एनालिसिस हमें समझ में आना चाहिए कि B क्या था। अभी हम देखें B इज फोर्स ऑन 1 वेबर नॉर्थ पोल, फोर्स ऑन 1 वेबर नॉर्थ पोल। अच्छा, अगर 1 वेबर नॉर्थ पोल के ऊपर बी पी कहता हूं, फोर्स ऑन 1 वेबर नॉर्थ पोल एट पी, मतलब पी पॉइंट में अगर 1 वेबर का नॉर्थ पोल रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा दैट इज व्हाट इज बी एट पॉइंट पी। 2 वेबर का रखेंगे तो क्या फोर्स आएगा 2b, 3 वेबर का रखेंगे 3b। तो कोई m वेबर का नॉर्थ पोल के ऊपर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स आएगा b इंटू m। तो हम क्या कहेंगे, इसका जो फॉर्मूला था इट वाज F/m, तो आप क्या कहोगे F फोर्स ऑन m वेबर नॉर्थ पोल, m वेबर नॉर्थ पोल 8p क्या हो जाएगा, इट इज b 8.p मल्टीप्लाई टू m। समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, B ऐसा है, कोई मैग्नेट ऐसे रखा गया है, ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स आएगा Bm, यहाँ पर B ऐसा है, मतलब 1 वेबर का नॉर्थ पोल रखेंगे तो फोर्स ऐसे होगा, मतलब m वेबर की पोल के ऊपर कितना फोर्स आएगा, यू से Bm। समझ में आ रहा है क्या, Bm स्मॉल m, द फोर्स इज Bm। और इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा Bm, क्योंकि यहाँ पर अगर नॉर्थ पोल रखते फोर्स ऐसे होता, कैसे पता चला, B दिया हुआ है, साउथ पोल रखेंगे तो फोर्स उल्टा होगा। सो ये नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m will experience a force Bm in the direction of field. South pole will also experience a force Bm but in the opposite direction of field. ये आपको याद रखना है और समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करना चाहेंगे कि कोई एक मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो क्या फोर्स आएगा, ये चीज समझ में आ गया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं लेता हूं आपके साथ एक ऐसा, सपोज दिस इज व्हाट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ढेर सारे लाइंस ऑफ फ्लक्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये है डिफरेंट लाइंस ऑफ फ्लक्स। यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और चलो मानते हैं कि ऐसा कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में ये कोई एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। और चलिए मानते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होता है, यू नो द मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। आप इसको मैग्नेटिक मोमेंट ए कह सकते हो, एम कह सकते हो। अच्छा, अगर ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, let us consider a bar magnet of pole strength m, and
मोमेंट L, मोमेंट कैपिटल M is kept in a uniform field, uniform magnetic field। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम ऐसा कोई चीज को रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कैसे रख रहे हैं इसको, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सपोज हम कहेंगे थीटा इज एंगल बिटवीन B एंड M। B ऐसा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल, ये एंगल थीटा है। समझ में आया? चलिए, अब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को रखा गया, क्या क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। पहला चीज देखिए, पहला चीज हुआ नेट फोर्स और मैग्नेट। क्या ये मैग्नेट भागेगा? किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में, किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को छोड़ दोगे तो भागेगा क्या? देखो, देखेंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पर कोई एक मैग्नेट रखा है, यहाँ पर दूसरा मैग्नेट को रख देंगे, भाग जाता है। इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको रख देंगे, भाग जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सोचो, इसके चलते यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो रहा है। आपका जो मैग्नेट रखने से, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नॉट सेम एट एवरी पॉइंट, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको रखे तो भाग गया, दूसरा मैग्नेट को रखे भाग गया। आई एम टॉकिंग अबाउट ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, क्या ये भागेगा? चलिए सोचते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स तो ऐसे आएगा, कितना, Bm, सॉरी B इंटू स्मॉल m, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ इसका स्मॉल m था। यहाँ पे फोर्स आएगा Bm, m इज द पोल स्ट्रेंथ। अब सोचो, नेट फोर्स ऑन द मैग्नेट इज 0, this will have no translatory motion, net force on the magnet in a uniform magnetic field is 0। ध्यान रहे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नेट फोर्स ऑन मैग्नेट, ये चीज को मिस नहीं करना है, सब गड़बड़ हो जाएगा। नेट फोर्स ऑन मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। मैग्नेट नहीं भागेगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आ रहे हैं। लेकिन एक चीज देखो, इसमें घुमाने की टॉर्निंग इफेक्ट दिख रहा है। ये घूमेगा, ये घूमेगा। थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे, ये चलो ये फिगर को गंदा नहीं करते, लेट अस ड्रॉ अनदर फिगर टू सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू कीप इट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें मैं देखना चाहता हूं कि क्या होता है। आगे आगे यस। तो अब मैं देखना चाहता हूं इसमें कि ये जो फोर्सेस इसके ऊपर आ रहे हैं, ये फोर्स ले तो नहीं पा रहे इसको कहीं, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। लेकिन देखोगे, ये जो फोर्स है, दैट फोर्स इज ट्राइंग टू रोटेट दिस वन। ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये फोर्स इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। एक कपल इज प्रोड्यूस्ड। कपल कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, नहीं, दे आर लाइन ऑफ एक्शंस। तो अगर हम कहेंगे ये लेंथ L है, थोड़ा ध्यान से देखो, फिगर को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट का लेंथ L है, और यहाँ पे फोर्स F है, यहाँ पे फोर्स F है, और ये डिस्टेंस कितना है? क्या है कि ये एंगल दिया है थीटा है, तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L साइन थीटा, और ये फोर्स F है, ये फोर्स F है। तो अब क्या कहोगे? टॉर्क और कपल प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना है? L साइन थीटा। दैट इज इक्वल टू तो इसको ऐसे लिखेंगे,
थोड़ा बढ़िया से लिखेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये एथल साइन थीटा आ रहा है, कौन है ये, इक्वल टू कपल टॉर्क, टॉर्क को टाउ लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ का वैल्यू डाल दिया जाए। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एफ, इट वाज b into m l sin theta, but what is m into l, the magnetic moment, है कि नहीं। तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी bm sin theta, फॉर्मूला पता चल गया आपको। whenever a magnet is left in a uniform magnetic field with less potential torque given by bm sin theta, m is the magnetic moment, theta is the angle between b and m। अच्छा, ये टॉर्क कैसा हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये टॉर्क इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, एम को घुमा के ये इधर रखने की कोशिश कर रहा है। सोचो ये मैग्नेट उल्टा होता, एम का डायरेक्शन ये वाला नॉर्थ पोल इधर होता, साउथ पोल इधर होता, तो यहाँ पे फोर्स ऐसे आता है, यहाँ पे फोर्स ऐसे आता है, मतलब ये ऐसे घूम जाता है। आइदर केस में आप देख रहे हो ये घूम के वापस आएगा और ऐसे रहने की कोशिश करेगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हरदम करता क्या है, हर एक मैग्नेट को घुमा के अपने डायरेक्शन में रखने की कोशिश करता है। समझ में आया क्या। तो आप कहोगे दिस टॉर्क टेंड्स टू, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया तो आप तुरंत निकाल सकते हो। आप कह सकते हो दिस टॉर्क tends to rotate and align the magnet in direction of external field। तो अभी हम जो देख लिए इसमें हम लोग ये देखे कि जो मोमेंट और टॉर्क हो रहा है इसके ऊपर कितना हो रहा है, bm sin थीटा। ठीक है, कीपिंग दैट इन माइंड मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है, ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b है, ये भी b है, इसके अंदर एक मैग्नेट रखा गया है यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे देखो तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसा है, you say the magnetic moment is always directed from south pole to north pole। तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल कैसे करेंगे, we'll see it like this, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है। the magnetic moment, the two cases are in opposite direction, है ना। लेकिन देखो तो ये दोनों केस में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये दोनों केस में आपको मिलेगा कि एंगल बिटवीन b एंड m यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो तो in this case theta is angle between b and m, b and m हो गया 0। तो टॉर्क क्या आया भैया, 0, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला था bm sin थीटा, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, तो 0 है। नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट टॉर्क कितना है, 0 है। यहाँ पर थीटा एंगल बिटवीन b एंड m, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल इज 180 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, bm sin 180 एंड दैट इज आल्सो 0। और दोनों ही केस में नेट फोर्स तो 0 था, ये हम लोग जानते हैं। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ऑन एनी बार मैग्नेट विल बी इक्वल टू 0। फोर्स 0 है, टॉर्क 0 है, मतलब ये रेस्ट में रहेगा, ये भी रेस्ट में रहेगा, ये भी रेस्ट में रहेगा, ना टॉर्क होगा ना फोर्स होगा, रेस्ट में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये हमें समझना है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा करने से वापस आ जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, भाग जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। चलिए कोशिश करते हैं कि इसको लेके थोड़ा हम ऐसे घुमा के रखते हैं। नाउ मैं क्या किया हूं, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया हूं, किसको, ये जो मैग्नेट था इसको थोड़ा ऐसे घुमा दिया हूं, आई हैव रोटेटेड। थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद चलो देखते हैं क्या हो रहा है उसके साथ। व्हेन आई डिस्टर्ब दिस, क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल तो यहाँ पे था, ये भाग रहा है, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे था, है ना, और ये साउथ पोल यहाँ पे था। यस,
साउथ पोल यहाँ पे था, मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके छोड़ दिया, अगर वापस आ जाएगा तो हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वापस नहीं आएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। सोचो तो इस केस में जैसे मैं इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, दिस वाज द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स किधर को आता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। साउथ पोल के ऊपर फोर्स कैसे आता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, ये वापस जाएगा कि घूम जाएगा, घूम जाएगा, तो हम कहेंगे इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और अगर सिमिलरली हम इस केस में भी सोचे तो सोचो, इसको मैं यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दिखने में अब कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, टॉर्क कितना होगा, इट इज bm sin थीटा। लेकिन क्या है, चलो देखो अब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखते हैं तो हम देखेंगे इसके ऊपर यहाँ पे नॉर्थ पोल के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, साउथ पोल के ऊपर फोर्स ऐसे आएगा, ये दोनों फोर्स इसको फिर से वापस इस पोजीशन में ले आएंगे, तो हम कहेंगे ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे करके छोटी छोटी चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि क्या होता है, छोटी छोटी चीजों को याद रखना पड़ेगा। अब होगा क्या, जैसे यहां से छोड़ोगे ये आएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। इस केस में भी ये घूम के आ जाएगा, फिर स्टेबल पोजीशन में आने के बाद ऑसिलेट करने लगेगा। लास्ट पॉइंट जिसको मैं प्रूफ नहीं कर सकता, जिसके लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की फंडामेंटल चाहिए और रोटेशनल डायनामिक्स की फंडामेंटल चाहिए, वो ये है कि द बार मैग्नेट slightly disturbed from its equilibrium position in a uniform magnetic field oscillates whose frequency of oscillation is given by F proportional to root over of Bm. B is external field, M is magnetic moment. कैसे हुआ, हाँ नहीं बता सकते। चल कंप्लीट फॉर्मूला है 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ I by Bm। आओ ये T का फॉर्मूला है, T इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ I by Bm। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, T होता है टाइम पीरियड, आप लोग मत जानो, खाली इतना जान लो। तो फ्रीक्वेंसी विल बी रूट ओवर प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ B and M। ठीक है, और आपको जब मालूम है कि टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इज 1/f। ठीक है, ठीक है, वो ऐसा करके क्वेश्चन देंगे, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, हमें वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है, T इज रूट ओवर ऑफ प्रोपोर्शनल, T इज प्रोपोर्शनल टू 1 रूट ओवर ऑफ Bm और ये प्रोपोर्शनल टू दिस, F इज प्रोपोर्शनल टू Bm। आज की क्लास यहीं तक देखते हैं, आगे आगे आप लोग थक जाओगे, फिर आगे आगे हमें और भी कुछ चीजें पढ़ना है, मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है और उसको खत्म करना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।